दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इस पेपर से जुड़े हुए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दें कि वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके क्वेश्चन रिटन होने वाले हैं तो आपके पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और सेक्शन सी से आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव क्या है। तो आपको बता दें कि शुद्ध जल की तुलना में आपके पास अगर कोई जल का विलयन है, उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। और आपको बता दें कि हमेशा आप ये बात याद रखिएगा कि वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। आपको बता दें कि वाटर पोटेंशियल को हम सिंबल साई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, और मैंने देखा है कि आपको इसका आंसर पता नहीं होता। क्वेश्चन है कि वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा। आपने सिंबल तो देख लिया कि साई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसका यूनिट क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं कमेंट बॉक्स में टैग करूँगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गटेंशन यानी कि बिंदु स्राव क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में ट्रांसपिरेशन और गटेंशन इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि जो घास है या कुछ ऐसे पौधे हैं जब बहुत ठंडी होती है तो उनके किनारों पर आप पानी की बूंदों को देखा होगा। तो आप इनको तो ओस ही समझते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओस नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप वाटर ड्रॉपलेट देख रहे हैं इसको ड्यू मत समझिएगा। अब ये ड्यू नहीं है तो है क्या। तो आपको बता दूं कि ये एक प्रोसेस है गटेंशन का, जिसमें कि पौधे करते क्या है कि जब बहुत अधिक ठंडी होती है या इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर होता है तो उस दौरान पौधे ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते, यानी कि पानी को वाष्प के रूप में नहीं बदल पाते। तो उस कंडीशन में ये क्या कहते हैं कि पानी को ही लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेंशन। और आपको बता दें कि ये जो गटेंशन है ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू के थ्रू होता है या फिर कह सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइडेथोड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गटेंशन के दौरान जो फ्लूइड निकलता है उसको हम बोलते हैं गटेंशन फ्लूइड। और ये ऐसे फ्लूइड होते हैं, यानी कि आप ये मत समझिएगा कि ये शुद्ध जल होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ न कुछ शुगर होते हैं, एंजाइम होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन को परिभाषित करना है। तो जब एक ऐसा कंडीशन आता है कि सेल को लो कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को हायर कंसंट्रेशन में भेजना होता है और उस प्रोसेस में जब सेल एनर्जी का यूज़ करता है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप याद रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जब भी मॉलिक्यूल से कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो उस दौरान सेल में एटीपी के रूप में एनर्जी का यूज़ होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन क्या है। तो आप सभी ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है।
तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू कंपाउंड सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस में बदलते हैं और फर्मेंटेशन के ही थ्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंजाइम, एमिनो एसिड, कुछ विटामिन, दूध से दही का बनना, अल्कोहल का बनना। ये सभी किसके थ्रू पॉसिबल होता है? फर्मेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो एक विशेष प्रकार के कंटेनर में होता है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो फर्मेंटेशन से जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्या यूकैरियोटिक सेल में फर्मेंटेशन होता है? अगर होता है तो कहाँ होता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दें। आइए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है डिफाइन बैक्टीरियोइड्स। तो बैक्टीरियोइड्स क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो आपको बता दें कि जो बैक्टीरियोइड है ये प्रायः या तो रॉड शेप्ड या फिर ब्रांच्ड बैक्टीरियम होते हैं, जो कि स्पेशली जो लेग्यूमिनस प्लांट है यानी कि जो दलहनी फसलें हैं उनके रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो बैक्टीरियोइड है इनका एक अलग ही बैक्टीरिया का कैटेगरी या एक जीनस बना दिया गया है बैक्टीरियोइड्स, जिसमें कि आपके बेनिफिशियल और पैथोजेनिक दोनों ही तरह के बैक्टीरिया आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्राईग्लिसराइड। तो ट्राईग्लिसराइड क्या है, आपको इसको बताना है। तो आप सभी ने बायोकेमिस्ट्री में लिपिड पढ़ा होगा और लिपिड में आपके आते हैं 3 कैटेगरी, और उन 3 कैटेगरी में जो सिंपल लिपिड है तो सिंपल लिपिड में ही आता है ट्राईग्लिसराइड। अब सिंपल लिपिड बनते कैसे हैं? होता क्या है कि इसमें एक अणु जो होता है ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु होते हैं फैटी एसिड का, और जब ये तीनों मिलते हैं तो बनता है ट्राईग्लिसराइड। और इस प्रोसेस में आपको बता दें कि 3 अणु जो होते हैं जल के बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं आपस में एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ 3 फैटी एसिड आर कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये ट्राईग्लिसराइड होते हैं ये लिपिड की जो सिंपल लिपिड वाली कैटेगरी है उसके अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है जेड स्कीम प्रेजेंट इन, यानी कि जो जेड स्कीम है ये पाया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो जेड स्कीम है ये क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलाकॉइड है उनके मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो जेड स्कीम चलता है, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यही प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में चलता है, और इस प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं NADPH, और इसके साथ साथ ATP भी बनते हैं। और जब तक ATP और NADPH नहीं बनेंगे तब तक डार्क रिएक्शन यानी कि कैल्विन साइकिल या फिर हैच स्टैक साइकिल वो नहीं चलता। तो जेड स्कीम याद रखिएगा किसको बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होते हैं, तो इन दोनों को ही मिलाकर बनता है जेड स्कीम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि प्रकाशानुवर्तन क्या है। तो आपको बता दें कि जो फोटोट्रॉपिज्म है एक तरह से प्लांट मूवमेंट है जिसमें कि प्लांट का जो पार्ट है वो लाइट की ओर अगर मूव करता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, और लाइट के अगर अपोजिट मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि पौधे का जो तना वाला रीजन है वो हमेशा लाइट की ओर जाता है, जबकि जो रूट वाला रीजन है वो हमेशा लाइट के अपोजिट सॉइल के अंदर जाता है। तो रूट में आपको निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा और जो सूट है उसमें आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है, आपको इसको परिभाषित करना है। तो आप सभी ने ज़रूर एंजाइम पढ़ा होगा, एंजाइम वाले ही टॉपिक से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि ए कोफैक्टर इज़ ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन दैट इज़ रिक्वायर फॉर एन एंजाइम रोल एज ए कैटलिस्ट। तो कोफैक्टर जो है ये एक प्रकार का नॉन प्रोटीन वाला केमिकल कंपाउंड है या फिर एक मेटेलिक आयन वाला कंपाउंड है जो कि किसी भी एंजाइम के कैटलिक रिस्पॉन्स के लिए आवश्यक होता है। और आपको बता दें कि ये एंजाइम के जिस भाग से बहुत टाइटली जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर किसी एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता यानी कि कोफैक्टर नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। और यदि एंजाइम के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि कोफैक्टर होता है तो उसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ चारगाफ रूल्स। तो चारगाफ का नियम क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ है और आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और वे दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन में आता है थायमिन और साइटोसिन। तो अगर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है यानी कि एडेनिन के बराबर थायमिन, और जितना ग्वानिन होता है उतना ही होता है अमाउंट साइटोसिन का। तो ये चारगाफ रूल का पहला नियम है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडिन का होगा। और दूसरे रूल की बात करें तो अगर सेम ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एडेनिन और थायमिन का जो रेशियो है वो बराबर होगा ग्वानिन और साइटोसिन के। और अगर डिफरेंट स्पीसीज़ हैं तो उसमें एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होगा वो वैरी करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सेक्शन ए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जुड़ा था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के भी वीडियो बनाऊं विद सॉल्यूशन तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अगले पार्ट में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।